चंगेज खान का नाम हम सब ने सुना ही है। मंगोल सरदार था जिसने एक छोटे से कबीले से शुरुआत की और दुनिया के बड़े साम्राज्यों में से एक मंगोल साम्राज्य का वो सुल्तान बना। हालांकि अगर कभी जापान आप गए हों तो वहाँ आपको चंगेज खान की एक नई ही कहानी सुनने को मिलती है, जिसके अनुसार चंगेज खान असल में जापान का सबसे महान समुराई था जिसका असली नाम था मिनामोटो नो योशित्सुने। कहानी कहती है कि मिनामोटो अपने ऊपर हुए एक हमले से बच निकला और मंगोलिया पहुंचकर उसने एक नई शुरुआत कर मंगोल साम्राज्य की नींव रख दी। हमारी आज की कहानी हालांकि ना चंगेज खान के बारे में है ना मिनामोटो योशित्सुने के बारे में। ये कहानी तो है मिनामोटो योशित्सुने के एक दोस्त की। जापान में अगर आप किसी को इंटरनेट पर ट्रोल करें तो आपको एक विशेष नाम दिया जाता है, इंटरनेट बेंके। यानी इंटरनेट के पीछे आप बड़े सूरमा बनते हैं लेकिन सामने आते ही आपकी असलियत बाहर आ जाती है। अब बेंके कौन? जापान के इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक, जिसने दोस्त को बचाने के लिए जान दी। कहानी कहती है कि आखिरी लड़ाई के दौरान एक मौका ऐसा आया जब तीरों से बिंधा हुआ बेंके मरणासन्न खड़ा था, लेकिन फिर भी दुश्मन उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तीर भी बेंके को इसलिए लगे क्योंकि तलवार की लड़ाई में कोई उसे हराने का सामर्थ्य नहीं रखता था। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज कहानी जापान के सबसे महान योद्धाओं में से एक बेंके की। जापान के इतिहास में एक से एक योद्धा हुए। समुराई और निंजा परंपरा का उदय जापान में ही हुआ। समुराई और निंजा कौन थे, ये कहानी हम तारीख के एक एपिसोड में बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिलेगा। आज शुरुआत एक तीसरे क्लास के योद्धाओं की। 10वीं शताब्दी के आसपास जापान के 4 सबसे प्रतिष्ठित बौद्ध मठों पर जब संकट आया, वहां शिक्षा लेने वाले बौद्ध भिक्षुओं ने हथियार उठाए। इन्हें कहा गया सोहे। सोहे यानी वॉरियर मंक या भिक्षु योद्धा। ऐसे ही एक सोहे का नाम था बेंके। माना जाता है कि बेंके की पैदाइश 11 से 12वीं शताब्दी के बीच हुई। चूंकि कहानी बहुत पुरानी है इसलिए इसमें तथ्यों और लोक कथाओं का सम्मिश्रण हो गया है, फैक्ट और फिक्शन मिल गया है। बेंके कोई असली शख्स थे भी या नहीं, ये एग्जैक्ट आपको बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मॉडर्न जापानीज कल्चर पर बेंके की कहानियों का बहुत प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। बेंके की पैदाइश के बारे में भी अलग अलग कहानियां हैं। मसलन एक कहानी के अनुसार बेंके के पिता एक मठ के पुजारी थे और माँ एक लोहार की बेटी। बेंके के बारे में कहा जाता है कि जब वो पैदा हुए उनका चेहरा इतना भयानक था कि लोगों ने उन्हें शैतान का बेटा कहा। उनका शरीर अपने उम्र के लिहाज से विशालकाय था। बड़े होकर भी उनके बड़े बड़े दांत और बिखरे हुए बाल एक भयावह छवि बनाते थे। कहते हैं कि बेंके दिखने में इतने खतरनाक थे कि पैदा होते ही उनके पिता मारने दौड़े उन्हें, जिसके चलते बेंके को उनके एक रिश्तेदार ने पाला। बेंके बचपन से ही लड़ाकू थे। उनका बिहेवियर सुधारने के लिए उन्हें एक बौद्ध मठ में भेजा गया कि वहां सुधरेंगे। हालांकि यहां भी बेंके के उग्र व्यवहार को संभालना मुश्किल ही साबित हुआ और आखिरकार उन्हें मठ से निकाल दिया गया। मठ से निकलकर बेंके ने एक यायावर की जिंदगी अपनाई, जिन्हें यामाबुशी कहा जाता। ये लोग एक विशेष पोशाक पहनते थे, घास की बनी चप्पल, एक छोटी सी हैट, पीठ पर टंगी एक पोटली, एक लाठी और एक शंख। ये चीज़ें किसी यामाबुशी की पोशाक होती थी। इसके अलावा कोई दुनिया की किसी चीज़ का मालिक नहीं होता था। यामाबुशी यानी दुनियावी पोजेशन आपके पास में नहीं होते थे। यामाबुशी बनने के बाद बेंके ने जापान के अलग अलग प्रांतों की यात्रा की। जापान में तब शोगन का राज हुआ करता था। अब ये थे साहब एक मिलिट्री कमांडर जिन्हें राजा द्वारा किसी इलाके की जागीर मिलती थी और वो उस इलाके के सरताज बन जाते थे। शोगन के राज में बौद्ध मठ शक्ति के ताकतवर केंद्रों के रूप में उभरे, जहां मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती थी। ऐसे ही अलग अलग बौद्ध मठों में रहकर बेंके ने बहुत से युद्ध कलाएं सीखी और कुछ ही साल में वो तमाम युद्ध शैलियों में निपुण हुए। इस समय बेंके की उम्र 17 साल की थी और तब हाइट थी 6 फीट 6 इंच। वो अपने साथ 7 तरह के हथियार रखने लगे। बेंके के पेंटिंग्स में उन्हें इन 7 हथियारों के साथ ही दिखाया जाता है, सब एकदम लैस। एक कुल्हाड़ी जिसे मस्कारी कहा जाता था, कुमाडे जो आज के घास जमा करने वाले औजार की तरह दिखता था, एक दराती, एक लकड़ी का हथौड़ा, एक आरी, एक लोहे की छड़ी और एक ख़ास किस्म की जापानी तलवार जिसे नागिनाटा कहा जाता है। इसमें एक बड़ी सी छड़ी के एंड में एक तलवार बांधी जाती है ताकि दूर से आप दुश्मन पर हमला कर सकें।
कहानी कहती है कि जब बेंके पूरा जापान घूमकर क्योटो लौटे, उनके सिर पर खून सवार था। उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि वो 1000 समुराई योद्धाओं से लड़ाई करेंगे और उनकी ये प्रतिज्ञा तभी पूरी होगी जब वो उनकी 1000 तलवारें इकट्ठा भी कर लेंगे। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बेंके हर रात क्योटो के चक्कर लगाते और जहां उन्हें कोई बदतमीज घमंडी समुराई दिख जाता, वो उसे द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे देते। इस तरह लड़ते हुए बेंके के पास 999 तलवारें इकट्ठा हुई। आखिरी तलवार के लिए उनका सामना हुआ एक नाजुक से दिखने वाले समुराई से, लेकिन बेंके और इस नए समुराई की लड़ाई का वो नतीजा निकला कि जापान के इतिहास में इसे सबसे महान द्वंद्व युद्धों में से एक माना गया। बेंके से 1000वीं लड़ाई लड़ने वाले समुराई का नाम था मिनामोटो नो योशित्सुने। इनके बारे में हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। योशित्सुने एक ताकतवर सामंत परिवार से आते थे। आगे चलकर उनका एक भाई शोगन भी बना। हालांकि जब योशित्सुने पैदा हुए, उनका परिवार संकट से गुजर रहा था। पैदा होने के 1 साल बाद ही उनके पिता की युद्ध में मौत हुई और इसके चलते योशित्सुने को लंबे समय तक लुक छिप कर रहना पड़ा। बचपन से वो एक बौद्ध भिक्षु बनना चाहते थे। हालांकि कुछ बड़े होकर उन्होंने ये विचार अंततः छोड़ा और खुद एक समुराई बने। बेंके के मुकाबले योशित्सुने दिखने में नाजुक थे। उनके पास एक सुंदर सी तलवार थी जिसे उन्होंने अपने पिता के हत्यारों का बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया। योशित्सुने चूंकि क्योटो में रहते थे, इसलिए बेंके की चुनौती सुनकर उन्होंने उनसे मुकाबला करने का फैसला लिया। कहते हैं कि जब बेंके ने पहली बार योशित्सुने को देखा, वो बांसुरी बजा रहे थे। दोनों ने तय किया कि वो क्योटो के एक फेमस पुल पर द्वंद्व युद्ध लड़ेंगे और इसके बाद शुरू हुई वो लड़ाई जिसके ऊपर जापान में आज भी नाटकों का मंचन किया जाता है। बेंके उम्र में योशित्सुने से बड़े थे और ताकतवर भी, बदन से तो थे। योशित्सुने को देखते ही उन्होंने उन पर अपनी तलवार से हमला किया, लेकिन पुल की सक्रिय जगह का फायदा उठाते हुए योशित्सुने उन्हें छकाते रहे। काफ़ी देर की लड़ाई के बाद जब बेंके थकने लगे, योशित्सुने ने फुर्ती से हमला करते हुए बेंके को चित कर दिया। अपनी हार से झलाए हुए बेंके ने योशित्सुने को एक और बार चुनौती दी, लेकिन दूसरी बार भी बेंके नाकाम रहे। बेंके इस युवा समुराई की बहादुरी और स्किल देखकर इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने योशित्सुने को मास्टर मान लिया। योशित्सुने और बेंके इसके बाद हमेशा साथ रहे और इसके बाद हर लड़ाई में बेंके साए की तरह योशित्सुने के साथ लड़ते रहे। योशित्सुने और बेंके की कहानी यहाँ से पहुँचती है साल 1189 में, जब योशित्सुने पर एक बड़ा संकट आया। हुआ यूं कि योशित्सुने के भाई ने सत्ता हथियाने के लिए अपने भाई को गद्दार घोषित करवा दिया। इस चक्कर में योशित्सुने को जान बचाने के लिए भागना पड़ा, लेकिन दुश्मन पीछा भी करते थे। एक सामंत जो योशित्सुने का पारिवारिक दोस्त था, उन्होंने शरण दी। योशित्सुने को रहने के लिए एक किला भी मिला, लेकिन दुश्मनों ने इस किले को भी घेर लिया। कहते हैं कि दुश्मनों से घिरे हुए योशित्सुने ने समुराई प्रथा का पालन करते हुए अपनी ही जान ले ली। हालांकि एक दूसरी कहानी के अनुसार योशित्सुने भाग निकले और वही बाद में मंगोलिया के सरदार चंगेज खान हो गए। ये कहानी हालांकि एकदम मनगढ़ंत है। कहाँ से आई ये कहानी, अभी इसको भी जानते हैं। अब जापान जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो विलन्स है उनकी श्रेणी में दिखाया जाता है। जापान ऐसा बना कैसे, इस कहानी से आपको ये भी पता चल जाएगा। साल 1853 की बात है। मैथ्यू पेरी नाम के एक अमेरिकी नेवल ऑफिसर की जापान यात्रा हुई। वो जापान पहुंचे। पहली बार तो हंसी खुशी लौट गए, लेकिन जापान में व्यापार की संभावना देखते हुए 1 साल बाद फिर उनका आगमन हुआ। इस बार पेरी अकेले नहीं थे और उनके साथ 3 जंगी जहाज थे। पेरी ने जापानीज लोगों के साथ एक व्यापार समझौता किया, जिसके तहत जापान और अमेरिका के बीच ट्रेड चालू हुआ। प्रेशर के तहत जापान को फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के लिए दरवाजे खोलने पड़े। अब जाहिर है समझौता जापान के लिए घाटे का था। विदेशी ताकतों ने जापान का जमकर दोहन किया, जिसके चलते 1860 के आसपास जापान में एक सोच डेवलप हुई। इसके बाद जापान का जो काया पलट हुआ उसे मेजी रेस्टोरेशन के नाम से जाना जाता है। मेजी रेस्टोरेशन से पहले जापान एक फ्यूडल सोसाइटी थी, लेकिन अमेरिका के हाथों शर्मिंदगी उठाने के बाद सामंतों की शक्ति छीनकर सम्राट को दे दी गई। ईट और गेट ईटन के सिद्धांत पर जापान ने तेजी से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाया। इस दौरान जापान को शक्तिशाली दिखाने के लिए कई प्रोपेगेंडा चले। इसी प्रोपेगेंडा के तहत सुमात्सु केंचो नाम के एक व्यक्ति ने जापान के इतिहास को नए सिरे से परिभाषित किया।
मेक जापान ग्रेट अगेन। इस नई कहानी के अनुसार चंगेज खान का असली नाम मिनामोटो योशित्सुने था, वही समुराई जिनकी कहानी हम ऊपर सुना रहे थे। नई कहानी के अनुसार दुश्मनों से बच निकलने के बाद योशित्सुने मंगोलिया गए और वहां उन्होंने मंगोल साम्राज्य की नींव रखी। कुल मिलाकर ये बातें एकदम झूठी थीं। चंगेज खान का मिनामोटो योशित्सुने से कोई लेना देना नहीं था। बहरहाल इस छोटे से विषयांतर के बाद वापस लौटते हैं बेंके की कहानी पर। जैसे किसी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाने पर हिंदी में मुहावरा चलता है कि आगे कुआं पीछे खाई। जापान में ऐसी हालत को कहा जाता है बेंकेस स्टैंडिंग डेथ। कहानी कहती है कि योशित्सुने जब किले के अंदर थे, बेंके किले के बाहर एक पुल पर उनकी रक्षा में खड़े थे। उनके सामने सैकड़ों की फौज थी। उन्होंने अपनी तलवार से उंगलियां कसते हुए उन्हें लड़ने की चुनौती दी। एक के बाद एक कई सैनिक बेंके से लड़ने आए, लेकिन कोई उनके आगे टिका नहीं। इस वक्त तक बेंके की ख्याति लगभग पूरे जापान में फैली थी। उन्हें आमने सामने की लड़ाई में जीतना असंभव था, इसलिए कई लोगों ने एक साथ बेंके पर हमला किया, हालांकि कोई उनके पार जा नहीं पाया। कहते हैं कि बेंके ने उस रोज 300 सैनिकों को मार डाला, जिसके बाद अंत में फौज के सरदार ने फैसला किया कि बेंके से तलवारबाजी में जीतना मुश्किल है, तो उन्होंने उन पर तीरों की बरसात कर दी। एक के बाद एक तीर बेंके को लगते रहे, लेकिन वो ज्यों का त्यों खड़े रहे। मिथक है कि बेंके खड़े खड़े ही मर गए, लेकिन उनके दुश्मनों की उनके पास आने की हिम्मत फिर भी नहीं हुई। बेंके के मर जाने के बाद भी सैनिक उनके पास जाने से कतराते रहे। इस तरह बेंके ने अपने मास्टर के लिए अपनी जान दे दी। बेंके ने आखिरी समय तक अपने मास्टर का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए उनकी कहानी को खासकर निष्ठा से जोड़कर देखा जाता है। इस कहानी के चलते बेंके को जापान में एक महान योद्धा की ख्याति मिली। उन पर कई कहानियां लिखी गई, पेंटिंग्स बनाई गई, यहाँ तक कि बेंके की कहानी के ऊपर कई फिल्में भी बनी और जापान के युवाओं में भी बेंके एक फेमस नाम है। तारीख के इस मजेदार एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और जतिन ने इसे आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।